हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार पूनिया। डिफरेंशियल कैलकुलस की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमने यूनिट सेकंड के अंदर चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 ए कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं और एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 बी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समघात फलन क्या होते हैं और होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमें आयलर ने एक थ्योरम दिया था, उसको समझेंगे और उस थ्योरम को हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी मेथड से सोल्व हो जाते हैं। कई बार जब हम यूलर थ्योरम या आयलर थ्योरम को अप्लाई नहीं करते हैं और सीधा ही डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो उसका साइज है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आयलर थ्योरम। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर उसका यूज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं। तो सबसे पहले वो हमेशा ही आयलर थ्योरम किसके अंदर अप्लाई होता है, ये होमोजीनियस फलनों के अंदर ही क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शंस के अंदर ही अप्लाई होता है, समघात फलनों के अंदर ही काम में आता है ये। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समघात फलन क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो यदि हमारे पास कोई फलन दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के अंदर है, दो या दो से अधिक चरों के अंदर है, तो वो फलन समघात कहलाएगा यदि उस फलन के प्रत्येक पद में उन चरों की घातों का योगफल किया जाए और वो योगफल प्रत्येक पद में समान है तो वो समघात फलन कहलाता है। मान लीजिए यदि प्रत्येक पद में घातों का योगफल 2 आ रहा है तो वो 2 घात का समघात फलन हो जाएगा। और मान लीजिए प्रत्येक पद में चरों की घातों का योगफल 3 आ रहा है तो वो 3 घात का समघात फलन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए उनको समझाता हूँ, फिर हम क्या करेंगे उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे सभी के लिए। कई बार क्या होता है कि 2 वेरिएबल के अंदर तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, जनरल फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन 3 के लिए हमें थोड़ा सा जनरल फॉर्म कहने का मतलब एक्स वाई के अंदर एक्सपेंड करके उसको लिखना, एक्स वाई जेड के अंदर एक्सपेंड करके उसको लिखना इतना आसान नहीं रहता है। हालांकि एक्स वाई के अंदर तो हम क्या कर देंगे उसको बना देंगे, लेकिन एक्स वाई जेड या 3 से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसको वैसे लिखना, बड़े रूप में लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। तो वो भी हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा आप, मान लीजिए आपके पास अभी मैंने क्या बताया कि समघात फलन वो फलन कहलाता है जिसमें चरों की घात, जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योगफल समान आए, ना कि सम। ये कई बार बच्चों के ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सम आना चाहिए, नहीं। फलन के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स की घातों का योगफल प्रत्येक पद में समान आना चाहिए, तो वो क्या होता है, समघात फलन होता है, होमोजेनियस फंक्शन होता है। तो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कि एफ, पहले मैं 2 वेरिएबल के अंदर ही बताता हूँ, एफ एक्स वाई इक्वल टू 7x³ प्लस 7, या मतलब मान लीजिए 17x² माइनस 6x² और ये y³ मान लीजिए, y² और x, ऐसा आ गया अपने पास। और एक है एग्जाम्पल एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये मान लीजिए 7 या 5x² प्लस x² y² माइनस y⁴। और ये अपने पास मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आ गया, एफ एक्स वाई इक्वल टू 6x³ प्लस 7x² प्लस y⁴। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर देखो आप, प्रत्येक पद के अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि ये समघात फलन है कि नहीं है। तो यदि हम x और y की घातों को देखें तो x³ है और y नहीं है, तो इसका मतलब y⁴ है, और उनका योगफल करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास 3, और यहाँ पर x और y की घातों का योगफल करेंगे तो ये भी 3 आएगा अपने पास।
यहाँ पर x और y की घातों का योगफल करेंगे तो वो भी अपने पास 3 आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर x y का टर्म है नहीं तो y की पावर 0, तो यहाँ पर x और y की घातों का योगफल 4 आएगा। यहाँ पर x और y की घातों का योगफल 4 आएगा और इसके अंदर x है नहीं तो x की पावर 0, तो अब हमारे पास x और y की घातों का योगफल कितना आएगा, 4 आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर प्रत्येक पद में x और y की घातों का योगफल क्या है, 3 है, इसलिए ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन हो गया है, समघात फलन हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप समझेंगे प्रत्येक पद में x और y की घातों का योगफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, समघात फलन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा आप, यहाँ पर x की पावर 3 है और y की पावर कितना हो जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पर देखिएगा आप, यदि x और y की घातों का योगफल करेंगे तो 3, यहाँ x स्क्वायर y है तो y की पावर 0 समझ लीजिए आप, तो x और y की घातों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ पर x है नहीं तो ये x की पावर 0 समझ लीजिए आप, तो ये अपने पास क्या आएगा, x और y की घातों का योगफल करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक पद में x और y की घातों का योगफल करें तो वो समान नहीं आ रहा है, दो पदों के अंदर तो 3 आ रहा है और एक पद के अंदर हमारे पास 2 आ रहा है, इसलिए ये समघात फलन नहीं होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा क्या बता देता हूँ, ये सिमिलर हमारे पास क्या चलेगा, 2 से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हो तब भी वैसा ही प्रोसेस रहेगा कि आप प्रत्येक पद में क्या करेंगे, मान लीजिए वो 3 वेरिएबल के अंदर है, x y और z के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक पद में x y और z की घातों का योगफल करेंगे, चेक करेंगे कि प्रत्येक पद में समान रूप से आ रहा है क्या, ये नहीं देखना है कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम आता है कि विषम आता है, आपको तो ये चेक करना है कि प्रत्येक पद में घातों का योगफल क्या आना चाहिए, समान रूप से आना चाहिए, वो चाहे कितना भी हो लेकिन आना चाहिए, समान आना चाहिए अपने पास, चाहे सम विषम कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो इस तरह से अपने को क्या चेक करना है, वो समघात फलन, ये अपने को आइडिया लगेगा कि वो समघात फलन होगा कि नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा जनरल फॉर्म बताता हूँ, ताकि हम क्या करेंगे, समघात फलन के लिए क्या करेंगे, आयलर थ्योरम काम में लेंगे, और आयलर थ्योरम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम आयलर थ्योरम से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो भी होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है उनके लिए हम यदि आयलर थ्योरम से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से हो जाता है या शॉर्ट वे से हो जाता है। बाकी यदि हम डिफरेंशिएशन करके और फिर क्वेश्चन को करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनता है और कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं रहती है, जिस टाइप का अपने को लेके आना होता है वैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो आयलर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्स वाई के अंदर हमें समघात फलन देता है तो वो किस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए एफ है वो एक्स और वाई का फलन है और एन घात का समघात फलन एक्स एवं वाई में एन घात का समघात फलन, एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, एक्स वाई के अंदर एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन किस तरह से लिखेंगे। आपको पता है कि प्रत्येक पद में फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स और वाई की घातों का योगफल कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, मान लीजिए ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन वाई की एक्स की पावर 1 कम कर देंगे और ये y की पावर 1 बढ़ा देंगे। यहाँ पर एक तरह से y की पावर कितनी है, 0 है, और a2 x की पावर कितनी हो जाएगी, ये अपने पास n माइनस 2 हो जाएगी और y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। एक तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, n पावर ले रहे हैं, x की पावर n ले रहे हैं। सेकंड में हम क्या ले रहे हैं, x की पावर n माइनस 1। थर्ड टर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, x की पावर n माइनस 2। तो एक तरह से x की पावर को कम करते जा रहे हैं और y की पावर को बढ़ाते जा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि मैं लास्ट में ये लिखूंगा कि ए एन लिखूंगा तो ये x की पावर तो कितनी हो जाएगी, 0, और y की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। देखो यहाँ पर 1 था तो 1 कम किया था अपन ने और ये y की पावर कितना चला था, 1
तो ए एन चला तो ये वाई की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और एक्स की पावर एन माइनस एन 0 हो जाएगा। तो एक तरह से एन घात का समघात फलन ये होता है एक्स वाई के अंदर। अब इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये तो हमारे पास क्या था, एक्स वाई के अंदर था, दो वेरिएबल के अंदर था, दो चरों के अंदर था। यदि हमें तीन चरों के अंदर दे, यहाँ पर तो हमने क्या किया, जब इसको लिखा तब हमने क्या किया, एक पावर को क्या किया, कम किया, दूसरे को बढ़ा दिया, एक को कम किया दूसरे को बढ़ाया, ऐसे किया। लेकिन यदि तीन वेरिएबल के अंदर हमारे पास फंक्शन है तो उसको इस तरीके से लिखना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, उसके अंदर दो को फिक्स रखेंगे, एक को बढ़ाएंगे, फिर किसी एक जिसको बढ़ाया था आपने, और दो को फिक्स नहीं, सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक्स वाई और जेड के अंदर है तो तीनों की पावर का योगफल कितना आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास पहले पद के अंदर क्या A0, एक्स की पावर कितनी है, n है। अब अगले टर्म के अंदर आप क्या करेंगे, इसकी पावर को कम करेंगे और इसकी पावर, जैसे A1 बोल दिया कोफिशिएंट, तो x की पावर मान लीजिए n-1 किया, लेकिन आप पावर किसकी बढ़ा रहे हैं, या तो आप y की बढ़ा रहे हैं या आप z की बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपने क्या कर दिया, y की पावर 1 कर दिया और z की पावर तो फिर 0 रहेगा। योगफल क्या आना चाहिए, n ही आना चाहिए। और आप इसी के अंदर देखिएगा, आप क्या करेंगे, a2 x की पावर n-1, और आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि y की पावर तो 0 और z की पावर 1। तो कहने का मतलब आपको दो टर्म लाने पड़ेंगे अगले पद के लिए। मतलब यहाँ पर तो आपने क्या किया था कि इसकी एक पावर कम की तो इसकी एक पावर बढ़ा दी थी, आपने x की पावर एक कम की, और तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार y की पावर एक लेना पड़ेगा, एक बार z की पावर एक लेना पड़ेगा, क्योंकि x y z की घातों का योगफल हमेशा क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो इसको इतना व्यापक रूप में लिख पाना इतना आसान नहीं रहता। ये तो हमने क्या कर दिया, लास्ट में an लिख दिया। तो ये थोड़ा सा इस टाइप में नहीं लिखकर इसी को काम में लेते हुए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। ये जो A0, A1, A2, AN, ये सारे के सारे क्या है, A0, A1, A2, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप लोग, मैं यहाँ पर रियल नंबर को इस तरह से लिखूंगा, और बोल्ड बोल्ड आर बोलते हैं इसको। और जैसे एन को, नेचुरल नंबर के सेट को मैं इस तरह से लिखूंगा, ये बोल्ड एन होता है। ये सिंपल ऐसे लिखते हैं, स्क्रिप्टेड एन बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप कहीं सोचें कि सर ने लिख दिया, बुक के अंदर लिख रखा है ऐसा, तो इसलिए लिख दिया होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि सेट को हम बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये समझिए, मैं यदि एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1 2 3, इतना ही बोल दिया मैंने, और फिर आप इसी को, क्योंकि एक यूनिक में तरीका तो होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो बोल्ड एन होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार सिंपल बुक्स, अपनी बुक्स के अंदर ऐसे भी दे देता है, स्क्रिप्टेड एन बोलते हैं इसको। तो हालांकि मेथड ये रहता है कि यदि हम नेचुरल नंबर के सेट को व्यक्त करें या रिप्रेजेंट करें तो एन और ये एक डंडा और लगाते हैं इसके, ये होता है, ये बोल्ड एन होता है। तो ये ताकि अपने को, यदि अपने को ये कहे कि नेचुरल नंबर का सेट लिखिए, तो नेचुरल नंबर के सेट को केवल आप इस तरह से, एक यूनिक सिंबल होता है उसका, कैपिटल एन। अदरवाइज आप तो फिर ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा, क्योंकि आप यदि इसको लिखते हैं 1 2 3, और आप नेचुरल नंबर का सेट तो क्या होता है 1 2 3 आगे तक चलता रहता है। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए कि ये कैपिटल आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बोल्ड आर होना चाहिए।
क्योंकि ऐसे में तो व्यक्त करने को हम आर को क्या कह सकते हैं कि आर, मान लीजिए ये आर है, तो आर में ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 भी हो सकता है, इस आर के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी। तो इसका मतलब यदि हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उसके लिए कोई यूनिक सिंबल तो होना चाहिए। तो उस यूनिक वास्तविक संख्याओं का एक पर्टिकुलर सेट होता है, उस पर्टिकुलर सेट के लिए पर्टिकुलर स्पेशल एक सिंबल होता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल आर। ये लेकिन बोल्ड आर होता है, ये थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। ये आगे आपके आएंगे, जब आप एमएससी करेंगे तो उनके अंदर भी आएंगी ये बातें। ये कई बार अमूमन अपन इनको नेगलेक्ट कर देते हैं कि ऐसे ही लिख दिया होगा। यदि हम ऐसा लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, ये रियल नंबर का सेट है। और मैं यदि सिंपल लिखता तो इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता था, वो 1 2 3 भी हो सकता है, या वो नेचुरल नंबर का सेट, सॉरी ABC भी हो सकता है, या वो हो सकता है 1 3 5 भी हो सकता है। यदि मैंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब वही है, ये रियल नंबर के सेट का समुच्चय है, ये रियल नंबर का सेट है, सॉरी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अब क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा आप f(x, y), इसमें से यदि मैं सभी में से कॉमन ले लेता हूं, x की मैक्सिमम पावर कितनी n है, तो ये अपने पास क्या बचेगा, ये अपने पास बचेगा a0 y की पावर 0 प्लस a1, यहां पर बचेगा अपने पास, देखो x की पावर n को क्या लिख सकते हैं आप, x की पावर n और x की पावर -1, तो यहां बचेगा x की पावर -1, और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं आप, y की पावर 1 अपॉन x की पावर 1, a2 x की पावर, ये -2 बचेगा, और -2 बचेगा उसको हम क्या कह देंगे 1/2। यहां से अपने पास अब देखिएगा अपने पास ये डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था अपने से, प्लस nवें टर्म की बात करें तो ये x की पावर 0 और y की पावर n ये था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस an, ये आ जाएगा अपने पास x की पावर 0 y अपॉन x की पावर n। तो यहां पर मैं इसको क्या कह सकता हूं, x की पावर 0 भी तो कह सकता हूं। एक तरह से ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट है अपने पास, इसके अंदर जितना भी पार्ट आया है वो किसका फंक्शन हो गया है, y अपॉन एक्स। प्रत्येक पद में क्या है, y अपॉन एक्स आ रहा है अपने पास। तो एक तरह से मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ f(x,y) इक्वल टू x की पावर n, नया फंक्शन नाम दे रहा हूँ कैपिटल F, और वो फंक्शन किसका है, y अपॉन एक्स का है। तो एक तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया है, ये हो गया है। ये इक्वेशन मान लीजिए अपने पास, ये इक्वेशन था फर्स्ट, और ये इक्वेशन आ गया अपने पास सेकंड आ गया। या आप ऐसा भी कर सकते थे, जो इक्वेशन फर्स्ट था समीकरण 1 से, आप ऐसा जरूरी थोड़ी है कि x की पावर n ही कॉमन लें, आप कॉमन ले सकते थे y की पावर n भी कॉमन, f(x,y) इक्वल टू y की पावर n। यदि आप y की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, a0 x की पावर n अपॉन y की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1, ये क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, क्योंकि एक पावर तो यहाँ पर है ही, और बाकी कितनी पावर डिवाइड हो जाएंगे, y की पावर n-1 प्लस सोन अपने पास क्या आ जाएगा, an, यह आ जाएगा x की पावर 0 अपॉन y की पावर 0। तो एक तरह से इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट है वो किसका फंक्शन हो गया है, x अपॉन y का फंक्शन हो गया है। तो ये हम इसको कह देंगे f(x,y) इक्वल टू y की पावर n, कैपिटल F है वो फंक्शन है किसका, x अपॉन y का। तो ये इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यदि हमारे पास अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर यदि आपको ऐसा कहा जाए, f है स्मॉल f xy का n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, n घात का समघात फलन है, तो आप सीधा या तो ये फॉर्म लिखेंगे या आप इस फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब थोड़ा याद रखने का तरीका भी ये है कि आप x की पावर n लगाते हैं तो y अपॉन x, मतलब x अपॉन में जाना चाहिए। जब आप y की पावर n लगाते हैं तो y अपॉन में जाना चाहिए। ये हमारे पास देखो, ये कितने वेरिएबल की बात हो रही थी, जब 2 वेरिएबल का फंक्शन था तब थी। अब मान लीजिए मैं केस सेकंड बताता हूं, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। यदि आपके पास
के सेकंड के अंदर एफ है वो फंक्शन है किसका, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, और एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसलिए आप इसको होमोजीनियस फॉर्म में लिखेंगे तो या तो आपको क्या करना पड़े, एन घात का है एक्स वाई एवं जेड का एन घात का समघात फलन है। यदि एन घात का समघात फलन है तो इसको ये तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ है वो एक्स वाई जेड का समघात का फलन है, एन घात का बता रहा हूं मैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसा करो कि देखो इसमें कितने वेरिएबल हो रहे हैं, अभी देखो इससे ये क्वेश्चन का इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे, व्यापक रूप लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके अंदर कितना, ये एफ स्मॉल एफ फंक्शन किसका था, एक्स और वाई का था, तो हमने क्या किया, स्मॉल एफ इक्वल टू एक्स की पावर एन, बाकी जो बचा उसके अंदर हमने क्या किया, भाग दे दिया एक्स का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एन, एफ वो फंक्शन किसका बनाएंगे, देखो कॉमन ले लिया, बाकी जो वेरिएबल बचे उनको डिवाइड कर दो एक्स से, बाकी क्या क्या बचे वेरिएबल, वाई और जेड, तो वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन एक्स, ये इस फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, यहां पर हमने क्या किया था, एक्स की पावर एन कॉमन लिया था, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का समघात, तो आप यहां पर कॉमन क्या ले सकते थे, वाई की पावर एन भी तो कॉमन ले सकते थे। यदि आपने वाई की पावर एन कॉमन लिया तो बाकी दो वेरिएबल बच गए, उनको डिवाइड कर दो वाई से, क्या बचे हमारे पास, एक्स बचा, तो एक्स को वाई से डिवाइड कर दो, और क्या बचा था अपने पास, जेड, जेड को वाई से डिवाइड कर दो। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। तीसरा अपने पास क्या बचा, तीसरा देखो आप कि एफ है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तीसरा फॉर्म जेड की पावर एन लिख सकते हैं, और ये फंक्शन लिखा जा सकता है, आप जेड की पावर एन लिख रहे हैं तो अंदर किसका फंक्शन बच जाएगा, फिर एक्स अपॉन जेड और वाई अपॉन जेड बच जाएगा अपने पास। तो ये भी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो चाहे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे दिया, कोई फलन दे दिया, एक्स वाई और जेड में समघात है, तो चाहे तो इस फॉर्म में ले लीजिए आप, चाहे इस फॉर्म में या चाहे इस फॉर्म में। सिमिलर यदि आपको कोई क्वेश्चन देता है, एफ वो फंक्शन है एक्स वाई जेड यू, चार वेरिएबल के अंदर दे, तो इसको चार टाइप से लिखा जा सकता है कि आप एक्स की पावर भी कॉमन ले सकते हैं, एन घात का है, एन डिग्री का है, एक्स की पावर भी कॉमन ले सकते हैं, वाई की पावर भी कॉमन ले सकते हैं, जेड की पावर भी कॉमन ले सकते हैं, या यू की पावर भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप इसको यदि जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स की पावर एन, एफ है वो फंक्शन है वाई अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स, यू अपॉन एक्स, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ है वो वाई की पावर एन, इस टाइप में लिखा जा सकता है, वाई लिया है तो एक्स अपॉन वाई, जेड अपॉन वाई और यू अपॉन वाई, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जेड की पावर एन एफ एक्स अपॉन जेड, वाई अपॉन जेड, यू अपॉन जेड, या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, एफ इक्वल टू यू की पावर एन एफ एक्स अपॉन यू, वाई अपॉन यू और जेड अपॉन यू, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये फॉर्म हमारे इस एक्सरसाइज में काम नहीं आएगी, जब भी हमें एन घात का समघात फलन दे एक्स वाई के अंदर, तब ये फॉर्म या ये फॉर्म लिखेंगे। यदि तीन वेरिएबल के अंदर देता है तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म काम में लेके हम क्वेश्चनों के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ आयलर थ्योरम, होमोजीनियस फंक्शन के लिए, समघात फलनों के लिए आयलर थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको प्रूफ भी करते हैं उसका। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आयलर थ्योरम, उसको इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश के अंदर यूलर भी बोल देते हैं और
आयलर भी बोल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है, अपने समझ में आना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि स्टूडेंट्स मेरी क्लास प्रॉपर वे में ले रहे हैं और मैं भी रेगुलर क्लासेस ले सकूं। तो इसके अंदर देखिएगा आप, सबसे पहले हमारे पास है आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय क्या कहता है, उसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। आयलर प्रमेय, यूलर थ्योरम। आयलर प्रमेय क्या कहता है, यदि एफ एक्स एवं वाई का एन घात का समघात फलन है तो क्या होगा, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू में एफ। ये है हमारे पास आयलर प्रमेय। कहने का मतलब ये किस तरह से काम में लेंगे, सबसे पहले तो यही बात है कि ये कब काम में ली जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर फंक्शन हमें समघात फलन दे रखा है और उसके अंदर हमें क्या पूछ लिया, एफ का उस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, उसे एक्स से मल्टीप्लाई करो, प्लस उस फलन का वाई के सापेक्ष अवकलन करो और वाई से मल्टीप्लाई करो, तब जो वैल्यू आएगा वो बताइए। तो आयलर थ्योरम सीधा क्या कहता है, यदि आपको ये पता चल गया कि वो समघात फलन है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो उस फंक्शन को ही सीधा उसकी डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी घात का उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको ये डिफ्रेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसका ये फॉर्म तो अमूमन एग्जाम के अंदर कम ही आता है। कोई क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए आपको ऐसा कह दिया जाए कि आपके पास ये है कि x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 माइनस 6 वाई की पावर 5 ये दे दिया आपको, और आपसे ये पूछ लिया कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आप बताइएगा। आप क्या करते, पहले आप यू की बजाय आप क्या करो, एफ की बात कर रहा हूं मैं। तो आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि आप ये वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप क्या करते कि एफ का किसके सापेक्ष अवकलन करते, एक्स के सापेक्ष, उसे एक्स से मल्टीप्लाई करते, एफ का वाई के सापेक्ष अवकलन करते और उसको वाई से मल्टीप्लाई करते, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता, लेंथी हो जाता। यदि आपको पता चल गया कि ये होमोजीनियस है, समघात है भी ये समघात, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की घातों का योगफल 5 है, इसके अंदर भी 5 है और इसके अंदर भी 5 है, तो ये कितने घात का हो गया, 5 घात का समघात फलन हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सीधा ही लिख देंगे कि 5 इंटू में एफ, ये जो भी दे रखा है एफ का वैल्यू वो कर देंगे, वो रिजल्ट आएगा। क्वेश्चंस के अंदर हमें वेरीफाई करवाए तब हम क्या करेंगे, सीधा एक तो आयलर थ्योरम से कर देंगे और एक आप डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करके वो करके देख लेंगे। तो वो आप चाहे वेरीफाई करके भी देख लेना, ऐसा ही आएगा, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 माइनस 6 वाई की पावर 5। तो इस तरह से ये थ्योरम क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम का प्रूफ आपको बता देता हूं कि ये ऐसा ही क्यों आता है। तो देखिएगा, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, अपने को गिवन है, क्योंकि दिया है एफ एक्स एवं वाई का एन घात का समघात फलन है, एन घात का समघात फलन है। इसलिए अभी मैंने आपको बताया था कि यदि एन घात का समघात फलन है दो वेरिएबल के अंदर, तो आप सीधा ही एफ को क्या लिख देंगे, एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या आ गया, फर्स्ट। या आप ऐसा भी कह सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप इसको ऐसे कह सकते थे, वाई की पावर एन एफ एक्स अपॉन वाई भी कह सकते थे, लेकिन अपने को एक फॉर्म तो लेके चलना पड़ेगा, तभी ये अपन प्रूफ कर पाएंगे। तो अपने को क्या करना है, ये
फलन दे रखा है और इसका हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसे एक्स से मल्टीप्लाई, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसे वाई से मल्टीप्लाई, और उन दोनों को ऐड करेंगे, ये आना चाहिए। अब देखिएगा समीकरण बाय इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। एक्स दो जगह है, एक्स की पावर एन, इसका करेंगे तो एफ डेस वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन क्या होगा या डेरिवेटिव क्या होगा, वो एक तरह से वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो वाई का तो कोई दिक्कत नहीं है। वन अपॉन एक्स का करना है तो वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक तरह से वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन किसका करेंगे, एक्स की पावर एन का कर देते हैं, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये एक्स की पावर एन माइनस टू और इंटू में वाई और एफ डेस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस का एन एक्स की पावर एन माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा अपने पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर अपने पास हो गया सेकंड। अब देखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई कर देते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो वाई केवल यहाँ पर है, तो एक्स की पावर एन एफ डेस वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का क्या होगा, वाई का वन हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स आ जाएगा। एक तरह से डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आया अपने पास, ये आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डेस वाई अपॉन एक्स आ गए। ये इक्वेशन लीजिए अपने पास थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड समीकरण 2 व 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और समीकरण 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से, और ऐड कर देंगे, जो भी आएगा वो देख लेंगे। इसको जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, ये एन माइनस वन रह जाएगी, क्योंकि एक्स की पावर एन माइनस टू है ये, और प्लस एक ऐड पावर और होगी, तो ये रह जाएगा अपने पास एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन वाई एफ डेस वाई अपॉन एक्स, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा अपने पास प्लस एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। अब देखिएगा अगला, ये वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो प्लस का आ जाएगा अपने पास एक्स की पावर एन माइनस वन वाई एफ डेस वाई अपॉन एक्स, क्या हो जाएंगे ये, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से अपने पास क्या आएगा, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स, और इतने पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, स्मॉल एम नाम दिया था, तो एक तरह से क्या आ जाएगा अपने पास एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, एन इंटू में एफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास था, आयलर प्रमेय था, और क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आयलर थ्योरम का नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आयलर थ्योरम का सेकंड फॉर्म देखेंगे और उसका सत्यापन भी करेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे। और यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं क्लास के बारे में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।